हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया आपकी एमएचडी 1 की, उसमें आज हम इकाई थर्ड पे है, यूनिट फर्स्ट के इकाई थर्ड पे, जो कि है आपके विद्यापति जी के बारे में। और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है दिसंबर के। आप क्वेश्चन पेपर में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, विद्यापति का युग निर्धारित करते हुए उसके दौर की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए, क्वेश्चन मोस्टली आपके रिपीट ही होते हैं, तो हम हर एक इकाई का जो भी क्वेश्चन, जिस इकाई से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके थ्रू हम सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सारी इकाई को कवर करने वाले हैं। तो ये आपका आज इकाई थर्ड है। ठीक है, तो विद्यापति हिंदी और मैथिली साहित्य के आपके प्रसिद्ध कवि थे। लगभग आपको, जैसा मैंने आपको बताया था, भूमिका में आपको सब कुछ सेम सेम लिखना है। ठीक है, उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता था, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उनका जन्म लगभग 1352 ईस्वी में और मृत्यु लगभग 1448 ईस्वी में मानी जाती है। इसलिए उनका समय जो था हमें 14वीं और 15वीं शताब्दी का माना जाता है। इनका समय माना जाता है 14वीं और 15वीं शताब्दी का। यह काल जो था उस वक्त भारतीय जो इतिहास में था, मध्यकाल का समय था। उस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, सामाजिक रूढ़ियाँ थी और धार्मिक परिवर्तन हमें दिखाई देते थे। विद्यापति ने अपने साहित्य में इनकी परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भूमिका। चलिए अब हम आगे देखते हैं। विद्यापति का युग और उस समय की हमें राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हमसे मेनली इस वीडियो में पूछी गई है। तो विद्यापति का पहले हम युग बताएंगे। तो विद्यापति का युग निर्धारण, विद्यापति का संबंध हमारा मिथिला क्षेत्र, यानी कि जो कि आज के वर्तमान बिहार है, उससे था। वे शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, शिव सिंह के वो दरबारी कवि थे। उनके जीवन काल के आधार पर उनका युग जो था 14वीं और 15वीं शताब्दी का माना जाता है। यह समय हिंदी साहित्य के भक्ति काल की शुरुआत का समय भी था। अब इससे थोड़े टाइम बाद अब हम पढ़ेंगे, हमारा भी हम आदि काव्य पे हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट सेकंड, वो हमारा भक्ति काव्य पे। तो अब इसके बाद जो है आपका भक्ति काव्य धीरे धीरे शुरुआत होगी, भक्ति काल की शुरुआत होगी। विद्यापति जो थे आपके संस्कृत अवभट, यानी कि मैंने आपको अवभट लास्ट वीडियो में बताया था कि अवभट क्या होता है। अवभट मतलब प्राकृतिक और अपभ्रंश से विकसित एक प्राचीन भाषा, जिसे हिंदी को प्रारंभिक अवस्था भी माना जाता है। ठीक है, अप्राकृतिक और अपभ्रंश से विकसित एक प्राचीन भाषा। और मैथिली भाषा के ये विद्वान रहे हैं। उन्होंने भक्ति, श्रृंगार और लोक जीवन पर आधारित रचनाएं लिखी है। उनके काव्य में उस समय के समाज और राजनीति का वास्तविक हमें चित्रण देखने को मिलता है। ये हमने देखा अभी उनका विद्यापति का युग निर्धारण की वर्तमान बिहार में थे, शिव सिंह के दरबारी कवि थे, उनका जीवन काल क्या समय था, कौन कौन सी भाषा के वो ज्ञाता थे। ठीक है, हमने देखा ना, संस्कृत, अवध और मैथिली भाषा के विद्वान थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। ठीक है, और उनके काव्य में हमें समाज और राजनीति का भी वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया उनका युग निर्धारण। अब हम देखेंगे इनमें राजनीतिक परिस्थितियाँ। विद्यापति के समय भारत में जो थे उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का शासन था। ठीक है, तुगलक वंश के बाद राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, छोटे छोटे राज्यों में संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। जो तुगलक वंश के बाद से यहाँ पे हमें राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होती दिखाई देगी। जब राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई तो छोटे छोटे राज्य, मतलब कि कोई एक कंट्री लेवल पे कोई एक शासक नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में हमें संघर्ष देखने को मिलने लगा। मिथिला की स्थिति, मिथिला में ओइनवार वंश का शासन था। राजा शिव सिंह विद्या और कला के संरक्षक थे। ठीक है, विद्यापति को उनके दरबार में सम्मान मिला, परंतु राज्य पर बाहरी आक्रमणों का खतरा जो था वो हमेशा बना हुआ रहता था। ये थी वहाँ की मिथिला की स्थिति। किसका शासन था? तो ओइनवार वंश का। राजा किसके संरक्षक थे? तो शिव सिंह विद्या और कला के संरक्षक थे। लेकिन वहाँ पे हमेशा क्या मिलता था? बाहरी आक्रमणों का खतरा होता था और दरबार में उनको सम्मान मिलता था विद्यापति जी को। अब हम देखेंगे राजनीतिक अस्थिरता। उस समय देश में सत्ता के लिए युद्ध होते थे, दिल्ली के शासकों का प्रभाव कमज़ोर पड़ रहा था। इससे प्रांतीय राजाओं की शक्ति बढ़ी, लेकिन आपसी संघर्ष भी बढ़ गए। ठीक है, अब क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जो शासक था उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी, तो जिससे प्रांतीय राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी और फिर आपस में संघर्ष होने लगे। अब मुस्लिम शासन का प्रभाव, मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का प्रभाव समाज और संस्कृति पर भी पड़ रहा था। अब देखो, हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का संपर्क बढ़ा। अब वहाँ पे हिंदू भी है और मुस्लिम शासक भी है। विद्यापति के समय में धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक मेल मिलाप भी देखने को मिलता है। धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि दूसरों के विचार, धर्म या व्यवहार को हमें सम्मानपूर्वक सहन करने की भावना, मतलब कि हम अपने धर्म का तो सम्मान करते हैं, साथ ही हमें दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना और उनके सम्मानपूर्वक सहन करने की भावना। ये नहीं कि हमें अपना धर्म अच्छा लगा कि दूसरे के धर्म को हम टॉलरेट ना कर पाए। तो यही है आपका रिलीजियस टॉलरेंस या फिर धार्मिक सहिष्णुता, कि हम दूसरे के धर्म को भी उतना ही सम्मान दें।
सामाजिक परिस्थितियाँ। विद्यापति के समय समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जाति व्यवस्था भी उस टाइम पे थी, ठीक है, और महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। ये सब हम जानते ही हैं कि जाति प्रथा बहुत पुराने टाइम से चली हुई आई है और महिलाओं की स्थिति भी हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती थी पहले के टाइम में, ठीक है। बोलिए कि बहुत पहले के टाइम में तो हमें अच्छी देखने को मिलती थी वैदिक समाज में, लेकिन उसके बाद से हम जब देखते जाते प्रथा आ गई, समाज में बुराइयाँ आ गई, तो इसमें हमें महिलाओं की स्थिति और साथ में जाति प्रथा भी हमें देखने को मिलती है। जाति प्रथा थी। जाति प्रथा मतलब कि समाज में ऊंच नीच का भेद बहुत अधिक था। ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, निम्न वर्ग के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। ब्राह्मण लोग उच्च माने जाते थे और बाद में जो भी साफ सफाई का काम करते थे उनको हीन भावना से देखा जाता था, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों पर अनेक सामाजिक बंधन थे, बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित थी। फिर भी विद्यापति ने अपनी रचनाओं में नारी की भावना और प्रेम को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपनी रचनाओं में उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है उस टाइम पे, लेकिन स्त्रियों की स्थिति क्या आती है कि स्त्रियों पे हमें सामाजिक बंधन देखने को मिलते हैं, बाल विवाह देखने को मिलता है, पर्दा प्रथा देखने को मिलता है। ये सब तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही बना सकते हैं कि आपको पता है कि ये सब चीज़ें पुराने टाइम से होती आ गई। तो स्त्रियों की स्थिति अगर आपको पॉइंट याद है तो आप अपने आप ही अपनी लैंग्वेज में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको कुछ पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत है। अब देखिए उसके बाद है हमारा ग्रामीण जीवन। सॉरी एक मिनट। ग्रामीण जीवन। अधिकांश लोग गांव में रहते थे और कृषि मुख्य व्यवसाय थे। देखिए ये भी आप अपने लैंग्वेज में बना कर लिख सकते हैं कि अधिकांश लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, और आपको पता है कि गांव में जो रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। किसानों का जीवन कठिन है, ठीक है। विद्यापति ने लोक जीवन में ग्रामीण संस्कृति का भी ज्यों का त्यों चित्रण किया है, स्वाभाविक चित्रण किया है, ठीक है। तो ग्रामीण जीवन के बारे में भी आप बना के लिख सकते हैं कि गाँव में क्या होता है, क्या उनका मुख्य व्यवसाय होता है। तो विद्यापति जी ने क्या किया है, तो उन्हीं के बारे में लिखा है। जो वो देखते थे उसको ही वो अपनी कहानियों में, कविताओं में लिखते थे, काव्यों में लिखते थे। शिक्षा और संस्कृति। संस्कृत शिक्षा का महत्व था, ठीक है। उस टाइम पे जो था संस्कृत जो था शिक्षा का महत्व था। विद्वानों और कवियों को राजस्व मिलता था। संगीत, नृत्य और कला का भी विकास हमें देखने को मिलता था उस टाइम पीरियड में, ठीक है। संगीत, नृत्य और कला। नृत्य मतलब डांस होता है, ठीक है। अब देखिए धार्मिक परिस्थितियाँ। उस समय भक्ति आंदोलन का प्रभाव बढ़ रहा था। देखिए मैं बता रहे हैं आपको, जब भी आपका विद्यापति वाला सेशन चैप्टर खत्म होगा तब हम जो पढ़ेंगे कबीर के बारे में वो आपको भक्ति काव्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो हमारा चल रहा है ये आदि काव्य चल रहा है, समझ में आ गई। ये जो पृथ्वीराज रासो, ये जो विद्यापति का है, ये आपका आदि काव्य का पार्ट है, और जो अब हम आगे पढ़ेंगे वो भक्ति काव्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम रीति काव्य पढ़ेंगे। यूनिट वाइज यूनिट डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट में आपका आदि काव्य के बारे में, ठीक है। तो अब क्योंकि अब नेक्स्ट यूनिट में हम भक्ति काव्य के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए अब धीरे धीरे भक्ति आंदोलन भी हमें देखने को मिलेगा। उस समय भक्ति आंदोलन का प्रभाव बढ़ रहा था। लोग कर्मकांड से हटकर, कर्मकांड मतलब होता है धर्म से जुड़ी बाहरी रीति रिवाज, पूजा पाठ और धार्मिक विधियाँ। मतलब कि हम कई लोग क्या होता है, मन में अच्छी भावना नहीं होती दूसरों के प्रति, लेकिन पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मतलब पूजा पाठ का मतलब है यहाँ पे कि हम कर्मकांड कर रहे हैं, कि हम बाहरी दिखावा कर रहे हैं, कि हम अगरबत्ती जलाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, जो भी दिखावा है, लेकिन हमारे मन में ही अच्छी भावना नहीं है किसी के प्रति। तो फिर ये सारी चीज़ें हमें देखने को ज़्यादा मिलती है कि रियल में भावना ना होकर हम खाली कर्मकांड पे लगे हुए हैं। तो कर्मकांड से हटकर लोग भक्ति की ओर आकर्षित हो गए थे, कि रियल भक्ति की ओर, मतलब मन से भगवान को मानना, ठीक है। अब देखिए भक्ति भावना। विद्यापति ने भगवान राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने गीतों में व्यक्त किया। उनके पदों में भक्ति और श्रृंगार का हमें सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। शैव और वैष्णव धर्म। देखिए मिथिला में शैव धर्म मतलब कि शिव जी की पूजा का विशेष प्रभाव था, लेकिन वैष्णव भक्ति भी तेजी से फैल गई थी। विद्यापति दोनों परंपराओं से क्या थे, प्रभावित थे। विद्यापति जी जो थे वो दोनों ही परंपराओं से हमारे प्रभावित थे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें साहित्यिक विशेषता, युग का प्रभाव। देखिए आपसे इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी थी, तो हम सबको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। विद्यापति के साहित्य में उनके युग का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, कि उनके में क्या दिखाई देता है, लोक भाषा का प्रयोग किया गया था, प्रेम और भक्ति का समन्वय हमें देखने को मिलता है, समाज और संस्कृति का चित्रण देखने को मिलता है, नारी मन की कोमल भावनाएं देखने को मिलती है, संगीतात्मकता और सरलता हमें देखने को मिलती है। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण है, इसी कारण उनके गीत आज भी हमें लोकप्रिय हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि विद्यापति का युग जो था राजनीतिक अस्थिरता थी, सामाजिक रूढ़ियाँ थी, धार्मिक परिवर्तन का युग भी था। इस वातावरण का प्रभाव उनके साहित्य पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने अपने काव्य में भक्ति, प्रेम, लोक जीवन और संस्कृति, उनके साहित्य पे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। इस वातावरण का प्रभाव, उन्होंने अपने काव्य में भक्ति, प्रेम, लोक जीवन और संस्कृति का सुंदर
चित्रण प्रस्तुत किया, इसलिए वे हिंदी और मैथिली साहित्य के महान कवियों में गिने जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उस टाइम का जो भी था, आपका जो भी चीज़ें चल रही होती है समाज में, उसी को देख कर आपके कवि वगैरह उसी को हम प्रस्तुत करते हैं, चाहे फिर वो ग्रामीण जीवन हो, ठीक है, नारी की स्थिति रही हो उस टाइम पे, नारी की क्या स्थिति रही थी, किस धर्म का लोग पालन करते थे। जैसे मैंने बताया कि भक्ति की तरफ लोग अब बढ़ गए थे। ठीक है, तो मतलब अब जो आगे के कवि कहेंगे वो उनको भक्ति के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से लोग भक्ति में लीन होने लगे थे, किस तरीके से मतलब कर्मकांड पे ज़्यादा ध्यान ना देते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन में जो पूछा था आपका वो सारा आंसर आपका बता दिया गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति जी और एक पृथ्वीराज, फर्स्ट यूनिट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मोस्टली एक क्वेश्चन या कई बार आपके 2 क्वेश्चन भी आपके यूनिट फर्स्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।